आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एबेकस एसेट मैनेजर के सीनियर फंड मैनेजर अमन चौहान जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अमन जी, गुड आफ्टरनून। अमन जी, एक मार्केट में बात तो क्लियर है कि मार्केट रेजिलियंस दिखा रहा है, गिरने को तैयार नहीं है, लेकिन इशू ये है कि हायर लेवल पे टिकता भी नहीं है। तो ये ऐसा कब तक चलेगा मार्केट, और इस मार्केट में एज अ फंड मैनेजर आप क्या व्यू ले रहे हैं? हमारा व्यू है कि जब तक तेल के भाव कम नहीं होंगे तब तक मार्केट में तेजी का कोई बड़ा कारण दिख नहीं रहा है। आ, और तेल का भाव इज डिपेंडेंट नॉट जस्ट ऑन हॉर्मुज के ओपन के क्लोज के सीज फायर होता है कि नहीं, ग्राउंड लेवल पर मिडिल ईस्ट में क्या सिचुएशन है उस पर भी डिपेंड करेगा। हॉर्मुज ओपन हो गया लेकिन अगर रिफाइनरी में इम्पैक्ट हुआ है और वहां से आउटपुट नहीं होगा तो तेल के भाव शायद गिर गिर के भी 90 95 80 85 जैसे होंगे। तो यहाँ से कुछ बड़ा मार्केट में मूव नहीं आएगा और जब तक 70s लेवल्स बिटवीन $70 to $80 के बीच में तेल आए और वो हो जाता है तो करेंसी भी 96 वाला अराउंड 90s होना चाहिए वैसा सब व्यू है। ये दो होने पे मार्केट में तेजी का अच्छा माहौल बनेगा। उसके पहले टाइम करेक्शन बोलिए या नो ट्रिगर बोलिए या जैसे आपने कहा रेजिलेंट है लेकिन बढ़ भी नहीं रहा है, दैट सिनेरियो शुड कंटिन्यू, दैट्स वैसा लग रहा है। ओके। अब आपने बात की कि जब तक कच्चा तेल नीचे नहीं आता थोड़ा मुश्किल है इस समय। आप पोर्टफोलियो में इस समय कुछ रीशफल कर रहे हैं क्या? क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरी सुनील जी से बात हो रही थी, उनका व्यू यही था कि इस समय आपको बहुत अच्छे भाव मिल रहे हैं उन स्टॉक्स पर जो तेल से प्रभावित हैं, लेकिन व्यू ये है कि ये बहुत समय तक सस्टेन करेगा नहीं कच्चा तेल। क्या इस समय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑटोज, इन सब स्टॉक्स में, एविएशन स्टॉक्स, इन सब स्टॉक्स में एडअप किया जाए? हमने थोड़े बहुत एक्सपोजर लिया था बट फ्रैंकली तब लगा था कि 15 दिन 20 दिन महीने भर में ये इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा, जो कि होता हुआ नहीं दिख रहा है। 2 महीने के ऊपर हो गया है तो अभी इंक्रीमेंटल बाइंग नहीं की है। पॉइंट अभी यही है कि एक बार तेल नीचे आ जाए उसके बाद होगा तो 2-5% ऊपर ले लेंगे, बट लेट्स बाय ओनली व्हेन द इवेंट इज डन। जब तक तेल नहीं आता तब तक वेट एंड वॉच करते हैं। ऑटो इंश्योरेंस में थोड़ी बाइंग की है हमने, रिन्यूएबल्स में काफी एक्सपोजर बढ़ाया है, थोड़ा मेटल्स में एक्सपोजर बढ़ाया है, थोड़ा सीमेंट लिया है जिसमें डोमेस्टिक इम्पैक्ट ही है, ग्लोबल कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है, और फार्मास्यूटिकल। तो ये 4 सेक्टर्स में इंक्रीमेंटली आप कह सकते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स बढ़े हैं। मैं इनफैक्ट इसी पे आ रहा था। आई मीन, अगर आपको थोड़ा सा क्रूड और रुपी के, अगर आप देखें इक्वेशन से थोड़ा सा बाहर हट के कुछ बाय करना है, आपने मेटल्स का जिक्र किया अमन जी, फार्मा में आपने क्या क्या बाय किया है? आई मीन, और थोड़ा सा इसको अगर आप CDMO, जेनरिक, या फिर थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा और अपने आप को स्प्रेड करूं टुवर्ड्स हेल्थ केयर, हॉस्पिटल स्टॉक्स, यहाँ पे कहाँ पे आपका व्यू कंस्ट्रक्टिव है और क्या ऐड किया है फार्मा में? हमने मेजरली एक्सपोर्ट कंपनीज जो है वहां पे एक्सपोजर बढ़ाया क्योंकि इन सबको करेंसी का बेनिफिट होगा अच्छा खासा। डोमेस्टिक सेक्टर भी अच्छा कर रहा है लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी यहाँ पे 40 45 20 पे ट्रेड करती है तो काफी महंगे वैल्यूएशन उस हिसाब से हैं, तो वहां पे ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। सीडीएमओ कंपनीज का भी वही हाल है, सीडीएमओ कंपनीज के भी वैल्यूएशन कंपनीज पसंद है बट वैल्यूएशन पसंद नहीं है। सो नेट नेट थोड़ा बहुत एक्सपोजर हॉस्पिटल्स और थोड़ा बहुत एक्सपोजर यू कैन से एक्सपोर्ट कंपनीज जो है उनमें बढ़ा है। अमन जी, गुड आफ्टरनून। आज पार इक्विपमेंट स्टॉक्स काफ़ी चल रहे हैं, तो एनर्जी तो बहुत बड़ा बास्केट हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सेग्रीगेट कर पाएँ इसे, तो एनर्जी स्पेस में किस साइड आप एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं या फिर आपका रुझान है? एनर्जी में तो हमारा अक्रॉस द बोर्ड है, जो लार्ज कैप फंड्स हैं उनमें यूटिलिटी कंपनीज है, पावर कंपनीज है, जो बड़ी पावर कंपनीज है। पावर एंसिलीज में हमारे पास केबल कंपनीज है, हमारे पास ट्रांसफार्मर कंपनीज है। तो उस हिसाब से रिन्यूएबल्स हमारे पास सोलर कंपनीज है जो सोलर सेल्स और सोलर पैनल्स बनाती है। तो अक्रॉस द बोर्ड पावर सेक्टर, यूटिलिटी हो, रिन्यूएबल्स हो या ओवरऑल पावर इंसिलरी सेक्टर्स हो, उसमें एक्सपोजर है। ईपीसी कंपनी से भी काफी एक्सपोजर है जो ट्रांसमिशन लाइंस करती हैं, जो पावर केबलिंग का काम करती है। तो आप ये कह सकते हो कि अक्रॉस द बोर्ड हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई कंपनीज में एक्सपोजर तो है हमारा। लार्ज कैप आईटी पर क्या व्यू बन रहा है अब आपका मंजी? क्योंकि स्टॉक्स मल्टी ईयर लोज पर हैं, वैल्यूएशंस ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पर हैं, मगर एआई का खतरा अभी भी काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर भी आप देखें सारी रैलीज फेल होती हैं। ऐसे में आईटी पर, खासतौर से लार्ज कैप आईटी पर क्या व्यू रख रहे हैं आप? हमारा एक्सपोजर नहीं है लार्ज कैप आईटीज में। 6 महीने पहले हमने एक्सपोजर ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है
और इस फॉल में हमें अभी तक तो एक्सपोजर बनाया नहीं है। व्यू ये बन रहा है कि जैसे आपने कहा वैल्यूएशन तो अच्छा है लेकिन कोई ट्रिगर नहीं है। यहाँ से आईटी एटलीस्ट लार्ज कैप आईटी जो मेरे को मार्केट परफॉर्मेंस लग रहे थे, यहाँ से अगर समझ लो निफ्टी में 10% की रैली आती है तो आईटी स्टॉक में आपका 10 या 11-12% बन जाएगा। तो कोई बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस आएगा वैसा नहीं लग रहा है, इसलिए हमने कोई बड़ा एक्सपोजर लिया नहीं है फिलहाल आईटी में। वैल्यूएशन अच्छे हैं डेफिनेटली, बट ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ का चैलेंज है, विजिबिलिटी का चैलेंज है, तो पी मल्टीपल रीरेट नहीं होगा। इस वजह से हमने बेचे था। स्टॉक्स डाउन है बट ऐसा कोई अभी कंपेलिंग रीजन नहीं है आईटी को ओन करने का, तो फिलहाल तो कोई एक्सपोजर है नहीं आईटी में। नो स्ट्रॉन्ग रीजन टू बाय आईटी, कोई एक्सपोजर नहीं है आपका। अच्छा, एक स्पेस जिसके लिए सडनली आई मीन सूरत हाल अच्छे नहीं है, रेट सेंसिटिव में बैंक्स में पीएसयू बैंक्स, लेकिन हम शायद नहीं भूल पा रहे वो जो दौर अमन जी हमने मिड 25 से लेके इन द बिगिनिंग ऑफ 26 जो पीएसयू बैंक से मूव देखा, उसके बाद ऑलमोस्ट पीएसयू बैंक्स 20-25% शेयर कर चुके हैं। एसबीआई इटसेल्फ आई मीन करीब 20-22% रिट्रेस हो चुका है हार लेवल से। पीएसयू बैंक्स को आप डील कैसे कर रहे हैं? क्या एडिशन करना चाहिए इस प्राइस पर या नहीं? इस लेवल पे प्रेफरेंस प्राइवेट बैंक्स है ना कि पीएसयू बैंक्स, और रीजन ये है कि जो यील्ड्स है वो यील्ड्स बढ़ने लगी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस करके इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तेल का भाव ऊपर है और कहीं ना कहीं डिमांड में भी इम्पैक्ट आएगा। तो आपके जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड इंडिया में ग्लोबली बढ़ रही है, इंडिया में भी बढ़ रही है, तो ये सब बैंक्स में M2M ट्रेजरी लॉसेस होते हैं, तो प्राइवेट बैंक्स इसको बेटर मैनेज कर सकते हैं ना कि वर्सेस पीएसयू बैंक्स। इसलिए बैंकिंग में प्रेफरेंस इंक्रीमेंटल पैसा प्राइवेट बैंक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना कि पीएसयू बैंक्स में। चलिए अमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।